चलिए जी, तो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। और आज हम लोग अपनी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, 8 से 10 लेक्चर में हमारी इसकी क्लास हुई हुई है ना। बट हम लोग आज अपना क्या है, फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी क्या है कि हम लोग मोटा मोटा सा मैंने मेन मेन पॉइंट्स जो अपने हैं हमारे क्या क्या रहने वाले हैं। अब देखिए, पहली यूनिट की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारे दो टॉपिक दिए हुए हैं। एक आपका बायोमोलिक्यूल्स है और एक आपका क्या है, बायो एनर्जेटिक्स है ना। एक आपका टॉपिक क्या है, बायोमोलिक्यूल दिया हुआ है, और एक आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है बेटा जी, बायो एनर्जेटिक्स दिया हुआ है। अब बायोमोलिक्यूल के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करता हूं तो हम इसके अंदर हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, हमारे लिपिड्स के बारे में, हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ना है ना। ये सभी के सभी हमारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, यानी कि ऐसे मोलिक्यूल जो बायोलॉजिकली हमारे सिस्टम में प्रेजेंट हो। सिस्टम मतलब क्या कि हमारी जो बॉडी के अंदर बेसिकली हमारा नीड पड़ रही हो जिनकी। वहीं पर बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, देखिए एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है कि जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा हो, और बायो मतलब क्या, बायोलॉजिकली। तो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हमने एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, फ्री एनर्जी हमारी, एटीपी, एडीपी, है ना, इन सभी के बारे में, एडीपी, एनएडीपीएच, इन सब टर्म्स के बारे में हमें बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है जी, तो चलिए वन बाय वन करके कवर अप करते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा जी, सबसे पहले नंबर पर हमें देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स। जो कि कार्बोहाइड्रेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंपोर्टेंट लिखवाया। आप बोलोगे भैया कब इंपोर्टेंट लिखवाया। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आपकी खुद की एक यूनिट है, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। और सेकेंड यूनिट के अंदर मैंने आपको जो इंपोर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि आपका एचएमपी शंट हो गया, आप लोगों का ग्लाइकोलाइसिस हो गया, आपका सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, तो ये सभी के सभी सेकेंड यूनिट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही आती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो यानी कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि क्या, कार्बन और हाइड्रोजन से बन करके जो हमारा ऐसा मोलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, है ना। तो वही हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अपने होते हैं। ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की मैं बात बोलूं तो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमाइनो हो गया, सर अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी के सभी टर्म्स बेटा जी आपसे 2 नंबर में पूछ ली भी जाती है। तो इनकी बेसिक से डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या बोला गया है कि द टर्म कार्बोहाइड्रेट इट्स इटसेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ही हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इनको हम लोग सैकेराइड्स भी बोलते हैं, है ना। ग्रीक वर्ड हमारे क्या है, सैकरोन से इसको ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, आप लोग जब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इसी तरीके का आप लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और polyhydroxy ketone or substance which give those on hydrolysis term as carbohydrate। क्या बोला गया कि ऑप्टिकली एक्टिव पोलोहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। जब हम अपने कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो तभी जब इनका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब हमारे टूटते हैं तो या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। अब ये टर्म आप लोग बोलोगे कि भैया ये टर्म मैं बोलूंगा आपने पढ़ी हुई है, आप बोलोगे भैया कहाँ पढ़ी हुई है। तो मैं अगर जो आपसे बोलूं, आप लोगों ने जब आइसोमेरिज्म पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर की, इसी सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट में, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म था और उसका एक टाइप था क्या आपका, ट्यूटोमेरिज्म। और उसके अंदर हमारी एक कीटो एनोल फॉर्म बन रही थी, वो यहीं से ही बनती है। और अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बोला, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी के सभी हमारे क्या है, कॉमन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का आप लोग यहाँ पर क्या है, जर्नल फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि CxH2O, यानी कि क्या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2ON। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप बोलोगे भैया इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें। जैसे मैं बोलता हूँ n की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास में 6 है, तो C6 हो जाएगा।
और यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 टू 12 होता है तो H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, तो C6H12O6 ये हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जर्नल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो यस और नो फटाक से चैट सेशन में बोल दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जी ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या है कि आपका जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको ही देखेंगे ताकि कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का एक टर्म आई बायोमोलिक्यूल्स। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, गुड आफ्टरनून जी। चलिए देखिए, बायोमोलिक्यूल्स की बात किया तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला क्या कि हमारा मोलिक्यूल्स दैट अकर्स नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो हमारे क्या बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे मोलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो, वही मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स बोला था। तो हमारे क्या है कि ऐसे मोलिक्यूल्स जो हमारे क्या है नेचुरली हमारे क्या है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब डेफिनेशन पोर्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की बात किया है तो देखिए हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, है ना। प्रोटीन्स के अंदर ही हमारा टर्म आ जाएगा अमाइनो एसिड्स। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन है किसके जी, कार्बोहाइड्रेट सॉरी बायोमोलिक्यूल्स के। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो मेनली हमारा है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। चार मेजर टाइप होते हैं हमारे किसके, हमारे बायोमोलिक्यूल्स के। देखिए आप, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा प्रोटीन। ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट को मैंने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट, है ना, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है, सबसे मेन चीज हमारी क्या है, यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है जी। और इन्हीं के साथ में हमारा एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हमारा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट में। जो मोस्ट कॉमनली हमारा एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट द मॉलिक्यूल दैट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो। अब फिक्स रेशियो का मतलब क्या है कि एक ही रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, CnH2O1, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब C की वैल्यू मैंने 6 रखी है, H की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी और O की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिक्स मैनर में हमारे क्या है कि हमारा जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं। वो यही रेशियो हमारा रहेगा। ठीक है, 1:2:1। जो रेशियो हमारा रहता है वो रहता है 1:2:1। यानी कि क्या, एक कार्बन रहेगा तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे और क्या है, एक हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ये हमारा रहेगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आप लोगों के सामने ही लिखा है। इसको हम लोग सैकेराइड्स या फिर हमारा क्या है, कार्ब्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की तो हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या, हमारे जिसको हम कार्ब्स, शुगर मॉलिक्यूल्स भी बोल रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारे किसके अंदर, फूड और ड्रिंक्स के अंदर हमारा यूज किया जाता है मेनली, है ना। अगर जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात किया तो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेक डाउन होता है किसमें, हमारा ग्लूकोज में, है ना। ब्रेक डाउन हमारा किसमें होता है, ग्लूकोज में। जैसे ग्लूकोज हमारा ब्लड शुगर के लिए द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर योर बॉडी, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन। हमारा जो शुगर है हमारा बेसिकली क्या, हमारी बॉडी के लिए, सेल्स के टिश्यू के लिए एक मेन सोर्स है वो, किसके लिए, हमारे एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हमारे 3 टाइप होते हैं। एक और टाइप बोला जाता है जो डाइसेक्राइड होता है। तो डाइसेक्राइड को हम लोग ओलिगोसेक्राइड की कंडीशन में भी रख सकते हैं, दोनों कंडीशन में। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो मैं इतनी फास्ट फॉरवर्ड कराऊंगा तो सबके सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप लोगों को नींद आने लगेगी। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड मतलब कि आपको क्विक रिवीजन ही करा रहा हूँ, परेशान मत होइए। अब देखिए मोनोसेक्राइड का मतलब क्या है कि जहां पर हमारे एक मोलिक्यूल हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के खाली सिंगल मोलिक्यूल्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। स्मॉलर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो देखिएगा क्या, हमारा मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट सिंस दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट। जब हम इनको तोड़ेंगे तो और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकते। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट यही है। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे, यही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए कि आपके मोनोसेक्राइड होता है मतलब कि आपका फोन, आप इस फोन को तोड़ोगे तो 2 फोन नहीं बन सकते। दैट वाज द मोनोसेक्राइड। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे मोनोसेक्राइड होता है कि फर्दर हमारे और किसी हमारे ये कार्बोहाइड्रेट में टूटेंगे नहीं। और मोनोसेक्राइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या था, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब देखिएगा, दीज आर द एजेंट मॉलिक्यूल व्हिच फर्दर डज नॉट डिसोसिएटेड विद ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द सिंगल स्मॉलर सिंगल यूनिट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। एग्जांपल हमारा फ्रैक्टोज और ग्लूकोज। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना हुआ है। बात कर लेते हैं बेटा जी डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड यानी कि क्या, जब हम लोग ऐसे हमारे क्या है कार्बोहाइड्रेट जब उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 मोलिक्यूल्स में टूट जाते हैं या फिर 2
दो हमारे क्या है मोनोसेक्राइड से मिलकर डाइसेक्राइड बनता है। ठीक है, दो ग्लूकोज के मोलिक्यूल मिलेंगे और वो हमारा क्या है, एक सेक्राइड जो हमारा बनाएंगे, जो एक कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड बोलते हैं। तो देखिएगा, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन मोर देन 2 ग्लूकोज और सुगर। ठीक है जी। अब यहाँ पर एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका डाइसेक्राइड का एग्जांपल लिया गया है, ग्लूकोज और फ्रेक्टोज दोनों ही मोनोसेक्राइड है। आप फ्रेक्टोज की बात करें, ग्लूकोज की, क्या बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं, और सुक्रोज हमारा क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होता है। लैक्टोज यानी कि जो हमारा गैलेक्टोज है और जो हमारा ग्लूकोज है, ये दोनों के दोनों मिलेंगे, जो कि मोनोसेक्राइड है, और हमारा क्या बनाएंगे, लैक्टोज बनाएंगे। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाते हैं, माल्टोज डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, और ये ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है। यही चीज मैंने आपको बताई। ओलिगोसेक्राइड मतलब क्या होता है बेटा जी, हमारा ओलिगोसेक्राइड बड़ा ही सिंपल सा टर्म है कि हमारे क्या रहेंगे, हमारे 3 से लेकर के और 10 तक हमारे क्या है, या 3 से 6 तक भी बोला जाता है कि हमारे क्या है, जो 3 से लेकर 6 तक मोनोसेक्राइड यानी कि क्या, हमारे शुगर मोलिक्यूल्स आपस में अटैच रहेंगे, और जहां से हमारा क्या बनाएंगे, हमारा जो सेक्राइड्स हमारे फॉर्म करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। ओलिगोसेक्राइड आप लोग देख सकते हैं कि देखिए हमारा क्या है, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, फ्रैक्टोज मोनोसेक्राइड, और तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा जी, हमारा रेफिनोज बना रहे हैं, जो कि हमारा एक ओलिगोसेक्राइड होता है। आगे बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। तो पॉलीसेक्राइड भी बड़ा ही सिंपल सा टर्म है कि हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे बेसिकली मोर देन 10 या फिर 10 या 10 से ज्यादा हमारे क्या रहेंगे, जो मोनोसेक्राइड्स है वो आपस में अटैच रहेंगे, और जो रिजल्टिंग हमारा वहां से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल के बारे में। तो स्टार्च इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल नेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल नेचर के बारे में बात की जाए तो हमारे क्या होता है बेटा जी, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑप्टिकली एक्टिव हमारे बेसिकली क्या होते हैं, है ना, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे रहते हैं, अगर जो मैं बेस्ट बात करूं। अब वहीं पर हमारे क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम लोग क्या है, हमारे शुगर के लिए सुक्रोज डाइसेक्राइड, हमारा क्या है, शुगर कोन के लिए, बीट्स के लिए हमारा बेसिकली इनको यूज किया जाता है। जो हमारा रेशियो रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो क्या, कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो क्या रहता है, 1:2:1 रहता है। यानी कि एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक ऑक्सीजन रहेगा। तो ये फिक्स रेशियो में रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ कम ज्यादा हो सकता है। आगे बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है कि हमारा यूज फॉर द मेन सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, एनर्जी के मेन सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फाइबर इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट एड्स इन द डाइजेशन। हमारा क्या है, जो क्या है, फाइबर है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, हमारा किसके अंदर, डाइजेशन के लिए यूजफुल रहता है ना। हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में बात हुई है, ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बात हुई है। लिपिड्स के साथ में मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ में मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ब्लड के इंसुलिन मेटाबॉलिज्म के लिए, और क्या है, ग्लूकागोन और इंसुलिन आप लोगों ने सुना होगा। तो इन दोनों टर्म्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सब कुछ हमारा कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, है ना। बात क्लियर है बेटा जी, बात क्लियर है। होमो मतलब बेटा जी एक से एक जैसे, और हाइड्रो मतलब क्या, अलग अलग। ठीक है, होमो मतलब एक जैसे, जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोज, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर, क्या, ये देखो, ये क्या था, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये मिलकर के क्या बना रहे थे, माल्टोज बना रहे थे। तो ये हमारा क्या है, दो सेम मिलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, होमो रहेगा। और दो अलग अलग रहेंगे, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों अलग अलग है बेसिकली, तो हमारा क्या रहेगा, हेट्रो रहेगा, बस। ठीक है, होमो मतलब होता है एक जैसी चीज, हेट्रो मतलब कुछ अलग, ये ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी बात। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिपिड्स के बारे में। अब देखिए लिपिड्स के बारे में बात की है तो लिपिड्स के बारे में बात हो रही है। तो लिपिड्स के बारे में बात करते करते हमारे किसके बारे में बात की जाएगी, कि हमारे क्या रहेंगे, वाटर इनसोल्युबल रहेंगे। भाई ऑब्वियसली बात है, क्योंकि नॉन पोलर इन नेचर होता है। तो लिपिड्स आर द वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसोल्युबल इन वाटर, पहला ही पॉइंट ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे फैट्स रहेंगे, वैक्स रहेंगे, ऑयल रहेंगे, हॉर्मोन्स रहेंगे, है ना, सर्टेन कंपाउंड्स हमारे कुछ ऐसे रहेंगे, कुछ हमारे ऐसे मेम्ब्रेन्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, क्योंकि हमारे क्या एनर्जी स्टोर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो वो हमारे क्या रहेंगे, लिपिड इन नेचर रहेंगे। अब जब हम लोग बात करें तो लिपिड्स क्या होता है, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, है ना, जहाँ पर कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। दे बिकॉज दे आर हाइड्रोकार्बन दैट इंक्लूड मोस्टली नॉन पोलर, और पोलर चीज हमारे यहाँ पर नहीं रहती है, नॉन पोलर कंटेनिंग कंपाउंड रहते हैं, तो इस वजह से क्या बोला जा रहा है, इनसोल्युबल इन वाटर रहता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। तो वर्ड लिपिड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड
लाइपोज मींस फैट। हमारे क्या है, देखिए लिपिड्स को आप लोग फैट्स एंड ऑयल्स के केस में भी आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट के अंदर आप ये चीजें पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या है, फैटी एसिड आ जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाएंगे, फैटी ऑयल्स आ जाएंगे हमारे, है ना। तो ये सभी के सब हमारे क्या है, लिपिड्स के एग्जाम्पल है। अगर जो लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की बात की है, जो 2 से 3 तरीके का क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है, तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। एक हमारा सिंपल लिपिड होता है, एक हमारा कंपाउंड लिपिड और हमारा ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स आ जाएंगे और वैक्स आ जाएंगे। कंपाउंड लिपिड के अंदर हमारा क्या है, फोस्फोलिपिड आ जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड आ जाएगा और सल्फोलिपिड आ जाएगा। और ड्राइव्ड लिपिड के अंदर हमारे एल्कोहल, फैटी एसिड, क्या है, स्ट्रोल्स, आइसोपिनोइड्स, ये सभी के सभी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे बेटा जी, हमारे ड्राइव्ड लिपिड्स के अंदर आ जाएंगे। अगर जो यहाँ पर दूसरा क्लासिफिकेशन है तो आप ये भी लिख सकते हो, तीसरा क्लासिफिकेशन ही है तो आप इसको भी लिख सकते हो। आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग सिंपल लिपिड के बारे में, तो सिंपल लिपिड में हमारा क्या रहेगा, हमारा एस्टर ऑफ फैटी एसिड रहेगा और एल्कोहल रहेगा। एस्टर ऑफ फैटी एसिड और हमारा एल्कोहल, ये दोनों के दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे, बेसिकली हमारा सिंपल लिपिड बनाएंगे। अगर जो मैं सिंपल लिपिड की यहाँ से बात करता हूँ, तो अगर जो रिएक्शन की बात की है तो ये हमारा क्या है, फैट या ऑयल्स में कन्वर्ट होता है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर की पहली ही रिएक्शन, थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट की पहली ही रिएक्शन आप लोग यही पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल हमारे देखिएगा आप लोग क्या लिया गया इसके लिए, फैट्स एंड ऑयल से हमारा एग्जाम्पल लिया गया है। हमारा सिंपल लिपिड के अंदर फैट एंड ऑयल एग्जाम्पल था, दूसरा हमारा क्या एग्जाम्पल था, वैक्स हमारा एग्जाम्पल था। तो दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल, है ना। और अदर हमारा क्या रहेगा, अदर देन ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के अलावा हमारा कोई और यहाँ पर क्या है, हमारा फर्दर कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा। और एग्जाम्पल हमारा जैसे बीज वैक्स एक्सेट्रा, सभी के सभी हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे, और नेक्स्ट टर्म के बारे में अगर जो हम लोग यहाँ से मूव करते हैं, है ना, आगे की तरफ अगर जो हम लोग मूव करते हैं अपने लिपिड्स वाले कॉन्सेप्ट में ही, जस्ट अ सेकंड, हम लोग लिपिड्स वाले कॉन्सेप्ट पर अपने आ जाते हैं। और लिपिड्स के अंदर अगर जो हम लोग बात करते हैं, लिपिड्स के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, तो अभी हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन देखा, तो अभी हम लोग सिंपल लिपिड्स देख लिया। अब हम लोग अगर जो बात करें तो किसके बारे में बेटा जी, हमारे फैटी एसिड्स और अल्कोहल के बारे में भी हम लोगों ने, सॉरी वैक्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमारे कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना, कंपाउंड लिपिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या रहेगी, 2 से 3 टर्म्स हमारी यहाँ पर और बड़ी हो जाएगी। तो क्या है, द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप सच एज फोस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड है इसके अंदर क्या है, ज्यादा चीजें हैं। सिंपल में क्या थी हमारी, जो हमारे अल्कोहल थे और फैटी एसिड थे, वो दोनों आपस में मिल रहे थे। कंपाउंड लिपिड में हमारा क्या है कि जो हमारे फैटी एसिड है वो किसके साथ में, अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप, क्या क्या, हमारे फोस्फेट, हमारा नाइट्रोजनस बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सभी के सभी मोलिक्यूल्स हमारे रहेंगे। यहाँ पर फोस्फेट के बारे में बात हुई है ना, हमारे फोस्फेट के बारे में बात हुई है, जब से हमारा क्या है, फोस्फोलिपिड बन जाएगा जब फोस्फेट के साथ में कंटेनिंग रहेगा। लिपिड हमारा क्या है, प्रोटीन के साथ में गया तो हमारा क्या है, लाइपो प्रोटीन हमारा बन जाएगा। वहीं पर हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रहेंगे तो क्या है, हमारा ग्लाइको प्रोटीन हमारा बन जाएगा। अगर जो हम लोग बात करें आगे, आगे मूव करें, और हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड हमारा आ जाएंगे, ड्राइव्ड लिपिड हमारे आ जाएंगे, मिचलिनियस लिपिड हमारा आ जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्या है बेटा जी, टाइप्स है ना। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे क्या है, टाइप्स है किसके, लिपिड के। हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, अगर जो आप लोग, हमारा एक टर्म है हमारा क्या, न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड का मतलब क्या है कि हमारा अनचार्ज्ड लिपिड हमारे रहेंगे, है ना। जैसे कि हमारा एग्जांपल, हमारा मोनोडाई ट्राइग्लिसरॉल्स हमारे रहेंगे। ठीक है, हमारा कोलेस्ट्रोल रहेगा, है ना, कोलेस्ट्राइल एस्टर्स हमारे रहेंगे। तो सभी के सभी हमारे क्या है, न्यूट्रल लिपिड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे फैटी एसिड्स के बारे में। तो फैटी एसिड्स हमारे 2 तरीके के, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। देखिए फैटी एसिड्स के बारे में बात की है तो जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहाँ पर पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5वीं यूनिट के अंदर हम लोगों ने टर्म पढ़ी थी, फैटी एसिड। यानी कि क्या हमारे क्या है बेटा जी, अगर जो हम लोग बात करें तो क्या है, 13 से 18 कार्बन कंटेनिंग वाले, है ना, कार्बन कंटेनिंग वाले जो हमारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो हमारे क्या होता है, फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। बिल्कुल सही बात है, सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जहां पर हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, और अनसैचुरेटेड में हमारा क्या रहेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हमारा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है जी। आगे मूव करते हैं, वैक्सीज के बारे में बात करते हैं, जहां पर अभी हम लोगों ने पीछे भी वैक्स के बारे में बात हुई थी। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहती है किसके अंदर, वैक्सीज के अंदर।
फोस्फोलिपिड्स के बारे में बात हुई। अभी हम लोगों ने ऊपर आपको बताया फोस्फेट और लिपिड ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, जहां से हमारा क्या बनेगा, फोस्फोलिपिड बनेगा। स्टेरॉइड्स के बारे में बात हो रही है कि स्टेरॉइड्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सभी को, यस और नो? एक बार कंफर्म करेंगे फटाक से चैट सेशन में। बात समझ में आ रही है भाई, यस और नो? देखिए आप लोग, स्टेरॉइड्स का हमारा क्या, केमिकल मैसेंजर ऑफ आवर बॉडी नोन एज द हार्मोन व्हिच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द ग्लैंड्स एंड ड्राइव्ड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू सर्टेन टिश्यू इन द order to similar or inhibit the desired process। यहाँ पर क्या है बेटा, बेसिकली कि सीधा सा हमारे स्टूडेंट में क्या बोला कि हमारे एक तरीके से बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है हॉर्मोन्स के तौर पर, वही टर्म्स यहाँ पर आप लोगों को बोली। आगे बात करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखिए न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की जाए तो आप लोगों का न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर, हमारा डीएनए और आरएनए के अंदर भी यूज होता है ना, डीएनए और आरएनए के अंदर। न्यूक्लिक एसिड के सबसे दो मेन टाइप क्या है, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हमारा क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए, और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। ठीक है जी, तो ये दोनों के दोनों टर्म्स हम लोग कहाँ पर, फोर्थ यूनिट के अंदर, फोर्थ यूनिट के अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो देखिए फंक्शंस की बात की जाए तो वही देखिए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे कि डीएनए का हमारा क्या है, फॉर्मेशन होता है आरएनए का, आरएनए हमारा किसके पास में, मैसेंजर आरएनए हमारा बेसिकली क्या है, हमारा आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए के पास में आता है, और राइबोसोम हमारा रिलीज होता है जहां से हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अगर जो हम लोग बात करें कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, तो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हेल्ड बाय 3 and 5 फॉस्फेट ब्रिज। हमारे क्या बोला गया बेटा जी, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे पॉलीमर होते हैं किसके, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के, है ना, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे, जहां पर हमारे 3 से 5 फॉस्फेट ब्रिज हमारे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो डीएनए मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तब भी बोला था कि आप लोग इसको यहाँ पर इतना ज्यादा डीपली ना पढ़ करके फोर्थ यूनिट के लिए आप इसको पढ़िएगा। आगे बात करते हैं आरएनए के बारे में। देखिए डीएनए के बारे में कुछ मोटा मोटे से मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि क्या हमारे यहाँ पर चार हमारे बेसिकली नाइट्रोजनस बेस हमारे प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर अगर जो हम लोग बात करते हैं कि डीएनए के पास में क्या है, डबल हेलिक्स होती है ना, डबल हेलिक्स होती है। डीएनए के पास में क्या होती है, डबल हेलिक्स होती है। आरएनए के पास में सिंगल हेलिक्स होती है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए के तीन टाइप होते हैं, हमारा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये तीन टाइप होते हैं जिसको हम लोग एम आरएनए बोलते हैं, टी आरएनए बोलते हैं और आर आरएनए बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग आरएनए के बारे में अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अमाइनो एसिड्स के बारे में बात की जाए तो अमाइनो एसिड का लिंकेज होता है हमारे किसके साथ में, प्रोटीन्स के साथ में, है ना। तो अमाइनो एसिड्स आर द मॉलिक्यूल हैविंग वन अमाइनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन एटम। तो हमारा क्या है कि एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम और एक स्पेशल टाइप का आर ग्रुप यानी कि एक एल्काइल ग्रुप इनके पास में प्रेजेंट हो। अगर जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि एक हमारा अमाइनो ग्रुप है, एक हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, और एक हमारा क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन और कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन है। और यही हमारा मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात की है तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, साइड चेन की स्ट्रक्चर कैसी है ना, पोलरिटी ऑफ द साइड चेन की, साइड चेन की पोलरिटी कैसी है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है और मेटाबॉलिक फेट क्या है, ये सभी के सभी हमारा इस बेसिस पर हमारा क्या है, अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का हमारा क्या है, एनालिन, वैलिन, ल्यूकिन, हमारा आइसोक्यूरिन, ये सभी के सभी हमारे एग्जांपल्स है किसके, अमाइनो एसिड के। क्लासी न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में हमारा एसेंशियल और हमारा क्या है, इंडिविजिबल अमाइनो एसिड आ जाता है, और दूसरा हमारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आ जाता है। इसको आप ऐसे याद करिएगा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड दिया हुआ है जो कि एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, या एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है कि जो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है कि हमारा बेसिकली चिल्ड्रंस के अंदर है ना, बाय एडल्ट्स, बट चिल्ड्रंस के अंदर ग्रोथ नहीं कर रहा है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बेसिकली हमारे के जो बायोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जिसको सिंथेसाइज कर रही है, कैन सिंथेसाइज बाय द बॉडी टू द बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है जी बात यहाँ तक, अमाइनो एसिड तक, आगे ना।
अमाइनो एसिड तक बात क्लियर है? यस और नो? अब यहाँ पर आप लोगों के देख ली कुछ एग्जांपल्स बने हुए अमाइनो एसिड्स के लेकर के। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल की बात की तो अमाइनो एसिड हमारा क्या करता है, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड मिलेंगे 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 और हमारा क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। देखिएगा प्रोटीन आ जाएगा, प्रोटीन के अंदर आपको अमाइनो एसिड के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। प्रोटीन्स के यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने क्लासिफिकेशन दिए गया है, एक हमारा सिंपल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड। ड्राइव्ड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और से क्या है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के अंदर हमारा क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन और हमारा क्या है, स्केलेरोप्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड के अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मैक्रोप्रोटीन है। तो अलग अलग प्रोटीन्स हमारे दिए हैं। ड्राइव्ड के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ना, प्रोटीन्स हमारे, और क्या है मेटा प्रोटीन्स है। सेकेंडरी के अंदर हमारा क्या है, प्रोसेस्टर, पेप्टोन्स हमारे, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, ये सभी के सभी हमारे किसके अंदर है, हमारे सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या सिंपल प्रोटीन है, जिसके अंदर हमारा एल्बुमिन है ना, ग्लोबुलिन, ग्लूटालिन्स, हमारे सभी के सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे। प्रोलामाइंस हमारा, प्रोटामाइंस हमारा, हिस्टोन्स, ये सभी के सभी एग्जांपल हमारे किसके अंदर जाएंगे, सिंपल प्रोटीन के अंदर। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अगर जो हम लोग सिंपल प्रोटीन के बाद में हमारा प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव यानी कि ड्राइव प्रोटीन के अंदर, तो प्राइमरी के अंदर हमारे प्रोटीन्स आ जाएंगे है ना। प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन के अंदर हमारा क्या है, मेटा प्रोटीन आ जाएगा है ना, कॉन्जुगेटेड आ जाएगा। मेटा प्रोटीन के अंदर हमारा क्या होता है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइज बाय द सिंगल स्ट्रोंगर एसिड और एल्कली। हमारा क्या एसिड या बेस के द्वारा हमारा क्या कर दिया जाए, हाइड्रोलाइज कर दिया जाए किसको, हमारा प्रोटीन को है ना, लार्ज स्केल ऑफ प्रोटीन को, तो उसको हम क्या है, मेटा प्रोटीन के केस में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे क्या है, हमारे पेप्टाइड और क्या हमारे पेप्टोन्स के बारे में। देन फर्दर हमारा क्या जाएगा, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्शरी और हमारा क्वाटरनरी। प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल सा आपको दिखाई देगा प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि दो प्रोटीन मोलिक्यूल्स आपस में फ्यूज्ड होने वाले हैं। टर्शरी का आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और क्वाटरनरी का और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस, हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए एक एसेंशियल चीज यानी कि एक जरूरी चीज। जैसे कि आपको बोला ना कि मैंने आदत पै गई तेरी जानी बे, इस तरह जैसे मछली नु पानी दी लोड़ है, जिस तरह कि जैसे मछली को पानी चाहिए जीने के लिए, ऐसे ही क्या है, एक एसेंशियल चीज है प्रोटीन, जिसको हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। एंजाइम्स आर मेड बाय द प्रोटीन, जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो एक बहुत अच्छी टर्म है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। यानी कि क्या सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, बट सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। मे ऑफ द many ऑफ द हॉर्मोन्स आर प्रोटीन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर रहते हैं। ठीक है जी। तो ये, हाँ जी, एक बार पूछा गया बच्चा प्रोटीन एग्जाम में, तो आ, एक बार ही पूछा गया, वरना 2 नंबर में पूछा जाता है। बट एक बार पूछ लिया गया तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप पढ़ करके जाएं, है ना, क्योंकि पहली यूनिट मैंने इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं बताया है। एंथैल्पी एंट्रोपी ये टर्म्स आपको इंपोर्टेंट बताइए। ठीक है जी। और अभी मैं चैट देख रहा था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पैनल के थ्रू, देखिए पैनल के थ्रू मैं क्लासेस ले सकता हूँ, बट थोड़ी सी जो लेग्स है उनमें दिक्कत है ना, उनमें परेशानी है, तो थोड़ा सा चोट वोट का मामला है। तो इस वजह से क्या है कि हम क्लासेस खड़े होकर के नहीं ले पा रहे। 15-20 मिनट में खड़ा रह सकता हूँ, उसके बाद में क्या है कि पैर में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से बैठ करके क्लास लेनी पड़ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं हमारे किसके बारे में, बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। अगर जो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो, समझ में नहीं मतलब कि रिकॉल हो रही हो, तो एक बार हर्ट वाला इमोजी भेज दो, जल्दी से फटाक से एक बार हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए अगर जो आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हो। जल्दी से फटाक से बोल दीजिए एक बार जल्दी से, अगर जो आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हो। मतलब कि रिकॉल हो गई ना चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी से बताइएगा, जल्दी बोलिएगा, जल्दी से फटाक से।
अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बायोमोलिक्यूल्स की बात की जाए, सॉरी बायो एनर्जेटिक्स को, बायोमोलिक्यूल्स तो हमारा हो गया, बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, देखिए इन्हीं दो लाइन से आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे, जो आपको हाईलाइटेड लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है। बायो मीन्स होता है क्या, हमारा लाइफ या फिर लिविंग, और एनर्जेटिक्स मीन्स होता है क्या बेटा जी, स्टडी ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या, कि लिविंग थिंग के लिए जो हम लोग एनर्जी जरूरत पड़ रही है ना, तो वो जो एनर्जी है उसकी जो स्टडी है बायोलॉजिकल सिस्टम में, कि उसकी एनर्जी की क्या जरूरत पड़ रही है, कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, वही सब कुछ हम लोग बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और यही बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, मैं एक और चीज यहाँ पर, देखो बच्चा जी, मैं एक और चीज यहाँ पर कर देता हूँ, कहांगे कहांगे है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, और गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी 7 नंबर में भी पूछ सकता है, अभी बता देता हूँ। मैंने लिखा नहीं, पर मेरा इस बार दिल बोल रहा है कि गिव्स फ्री एनर्जी शायद 7 नंबर में पूछ ले। मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया नहीं हालांकि। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, जो कि मैंने आपको बोला था कि फ्री एनर्जी के बारे में। अब आप अगर जो मैं आपको बायो एनर्जेटिक्स के बारे में बोलूं, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा जरा कि क्या, एडीपी, एटीपी, 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 एडीपी, एटीपी, है ना, एनर्जी चार्ज, एनर्जी 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 एनर्जी, यही सब कुछ बायो एनर्जेटिक्स के अंदर है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। अब देखिए गिव्स फ्री, हमारा क्या है, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो देखिए फ्री एनर्जी के बारे में बात की जाए तो जिसको हम लोग क्या है बेटा जी, हमारे डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। तो क्या है, एवरी लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म वर्क टू स्टे अलाइव, टू ग्रो एंड टू, क्या है, रिप्रोड्यूस। क्या बोला गया बेटा जी, कि हर एक बॉडी के हर एक ऑर्गन को, देखिए हमारी बॉडी के ऑर्गन से, जो बोलते हैं ना हमें मोटिवेशन चाहिए, तो अपनी बॉडी के ऑर्गन से ही मोटिवेशन ले लिया करो। क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक पार्ट क्या है, अगर जो जिंदा रहना चाहता है तो उसको काम करना पड़ेगा। अगर जो वो बंद हुआ तो तुरंत बॉडी क्या बोलती है, इसको हटा दो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ की सेल्स काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, भगवान ऐसा ना हो बिल्कुल भी, किसी के भी साथ में भी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल की क्या उदाहरण लीजिएगा कि इस हाथ की सेल काम करना बंद कर दे, तो मेरी बॉडी क्या बोलेगी कि इस हाथ कोई, अब क्या है, ये हाथ खुद मूवमेंट भी नहीं करेगा, ऐसे रहे, मूव भी नहीं कर सकता है ना। तो बॉडी के लिए अब क्या है, ये मृतक है, मर चुका है। वही चीज जीवन में भी है, कि जो मनुष्य काम नहीं करता है तो घर वालों के लिए भी वो मृतक घोषित हो जाता है, कि भाई तुम मर ही जा, इससे तो बढ़िया और हमारे सर पर बैठा हो। जब तक हम काम करेंगे तब तक समझिए हम जिंदा हैं। जिंदगी में तकलीफें आएंगी जनाब, वही तो जिंदगी की परिभाषा है। अगर जो आप सोचो कि आपकी जिंदगी में कोई क्या है, कठिनाई ही ना आए, तो वो तो क्या है, वो तो अलग चीज है, वो कभी होगा भी नहीं। जिंदगी में अप डाउन आने रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर जो, अब एक चीज सोचिएगा आप लोग, कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा था, कि अगर जो आप कंटिन्यूअसली में मान लो कि हम लोग क्या करें, कि हम लोग एक चीज करें, कि हम आपसे बोले कि हम लोग क्या है, कि अब साथ में रहेंगे, 24 घंटे साथ में रहेंगे, है ना, 24 घंटे साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो चीज एक दिन अच्छी लगेगी, 2 दिन अच्छी लगेगी, तीसरे दिन सर में दर्द हो जाएगा, यार ये बंदा तो सिर पे बैठ गया। ऐसा, ये मैं नहीं, ये हर किसी के साथ में। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो मैं डेली बोलूं कि आपको बायोएनर्जेटिक्स पढ़ना, आपने आज पढ़ा, अब आज को, आज आपको मजा आया, कल पढ़ोगे, आज कल आपको मजा आएगा, परसों पढ़ोगे, मजा आएगा, चौथे दिन आप ऊब जाओगे, भाई इसके अलावा कुछ और दो। डेली आपको मान लीजिए मैं क्या बोलूँ, आपको कढ़ी चावल खानी है, आपका फेवरेट, आज खाई यार मजा आया, कल भी खाई, परसों भी खाई, और नेक्स्ट डे भी खाई। 4-5 दिन बाद आप बोलो भैया अब बस हो गया, अब और कुछ नहीं खाना, अब सुबह दोपहर शाम अब यही मिलने लगा है, नहीं भैया ये नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तो वही सारी की सारी कंडीशंस क्या है, कि हमारी बॉडी के लिए भी है। बॉडी क्या है, कि प्रॉपर काम कर रही है, कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑर्गन खराब हो जाता है ना, किसी सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, भाई कोई एक मशीन डेली चल रही है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खराबी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारी बॉडी के लिए भी अप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना। अब जैसे वो क्या है, कि आप क्या है, अपने हाथ को ऐसे लाइए,
मान लीजिए आपको क्या है ऐसे हाथ हिलाने में क्या है मजा आ रहा है, अब आपको मजा आ रहा है, अब आप इसी स्पीड में हिलाते रहिए, ऐसे करते रहिए, अब कुछ देर बाद बॉडी बोले भाई बस अब दर्द करने लगा, बोलते नहीं बोलते बॉडी, तो वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, अब जो हमारा फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है तो उसका हम लोग क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफाइंड बाय द बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉ के बेसिस पर हमारे क्या है एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क अनस्टेबल इज नोन एज फ्री एनर्जी। क्या है कि हमारी जो क्या है हमारी जो एनर्जी काम करने के लिए अवेलेबल है। अब ये देखिए बहुत अच्छी लाइन है कि देखिए दो एनर्जी है, एक एनर्जी है कि जो काम कर रही है, जो काम कर रही है, और एक एनर्जी जो काम करने के लिए रेडी है। फ्री एनर्जी को आप ऐसे समझिए जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट, सब देखा है क्रिकेट, सभी ने देखा है यहाँ पर जितने भी क्लास में सभी ने देखा होगा। अब क्रिकेट में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों की, एक चीज हो रही है कि 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, यानी कि वो अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, पर 4 खिलाड़ी वो भी बैठे हुए हैं जिनकी पास में एनर्जी है, बस नंबर आने की देरी है, वही बस फ्री एनर्जी। जो सब्स्टिट्यूट वाले जो खिलाड़ी बैठे हो ना, वो फ्री एनर्जी है बस। बात समझ में आ गई तो यस और नो बोल दो फटाक से, बात अगर जो समझ में आ गई तो यस और नो बोल दीजिए बस फटाक से, उसी से बस आप फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, हमारा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है, यूनिवर्स टेंड्स एंड टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर दो लॉ के बारे में बात हुई है ना। थर्मोडायनेमिक्स का आप लोगों ने वो लॉ सुना होगा, बड़े ही नॉर्मल तरीके से समझिए इसको। कैसे कि क्या है हमारा, जैसे यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, है ना। यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है कि हमारा कोई भी एनर्जी है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि क्या है कि एनर्जी को ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं कि मिटाया जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे जी, अब देखिएगा जरा, मैं क्या करूं अपने इस हाथ को ऐसे क्या है अच्छे से क्या है ऐसे रब करूं, अब मेरा हाथ क्या गर्म हो जाएगा, आप लोग करके देखिएगा, करा आपने। अब आप क्या कीजिए कि इसको आप सामने दीवार पर लगाइए, अपने हाथ को ऐसे सामने दीवार पर लगाइए जो ठंडी दीवार है। अब क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, हीट जो प्रोड्यूस हुई है, वो ऐसा नहीं कि वो कहीं उड़ गई, नहीं, वो हीट क्या है दीवार में चली गई और दीवार की ठंडक आपके हाथ पर आ गई। अब बोले भैया ये कैसे प्रूफ होगा, बताते हैं। देखिएगा आप क्या कीजिएगा, है ना, आप एक काम कीजिएगा, आप ऐसे अपने हाथ को रब कीजिएगा, है ना, किसी छोटे बच्चे का या फिर कोई एसी में बैठा हो ना, तो उसके गाल पर ऐसे टच कीजिए। ठीक है, उसका गाल ठंडा है, आपने उसके गाल पर ऐसे टच किया, आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा कि आप उसके दूसरे जिस जो ठंडा आता है उससे उसका दूसरे गाल को टच कीजिएगा, अभी वो दूसरा गाल भी ठंडा है, और अब जिस गाल पर आपने हाथ लगाया तो वो गाल देखिएगा, वो क्या है गर्म नहीं शायद, बट क्या है वो उतना ठंडा नहीं हुआ। तो एनर्जी क्या है चेंज हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, डेस्ट्रॉय नहीं हुई है, कि क्या है कि खत्म हो गई, है ना, वो गर्मी अब उधर चली गई। समझ रहे हो बात, तो वही लॉ हमारे क्या है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बोलेंगे। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था गिब्स फ्री एनर्जी वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चीजें बोली गई कि अगर जो डेल्टा जी जो हमारा है अगर जो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड टर्म क्या है हमारा एक्सोजेनिक। अगर जो हमारा डेल्टा जी की वैल्यू जो है अगर जो वो नेगेटिव आती है तो मतलब हम लोग क्या है जो टर्म है हमारा क्या बोलेंगे उसको एक्सोजेनिक बोलेंगे। अब देखिए आपको एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक बेटा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाता है। तो एक्सोजेनिक मतलब क्या होता है कि अगर जो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर जो हमारी प्रोसेस के दरमियान स्पॉन्टेनियस या फिर कैसे भी नेगेटिव आती है, अगर जो हमारी क्या है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या होता है हमारा एंडोजेनिक होता है। और अगर जो हमारी क्या है गिब्स फ्री एनर्जी 0 है, इसका मतलब क्या हमारा रिचार्ड इक्विलिब्रियम, यानी कि क्या हमारी कंडीशन इक्विलिब्रियम हो गई, यानी कि समान हो गई। ठीक है, यानी कि तराजू एक तरफ से उठा और एक तरफ से नीचे रहा, मतलब क्या है वो हमारा एक्सोजेनिक या एंडोजेनिक हो सकता है। ठीक है, अगर जो ऊपर नीचे है, और अगर जो बराबर आ गया है तो हमारे क्या बचा जी हमारा रीच हमारे क्या जाएगी रीच्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है जी, तो वो हमारी क्या होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। एंथैल्पी एंट्रोपी,
है ना, डेल्टा एच डेल्टा एस इंपोर्टेंट लिखवाया हुआ है आप लोगों को, और बच्चों ने जो पेपर दिया भाई सेम यही डेफिनेशन लिखी हुई है, एक भी लाइन तस से मस नहीं हुई, है ना, यही सेम डेफिनेशन छापी हुई है। तो देखिएगा क्या है कि हमारा डेल्टा एच, आप लोग इसको एच ना लिख करके डेल्टा एच लिख लीजिएगा, इसको एस ना लिख करके डेल्टा एस लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एंथैल्पी की बात की जाए, है ना, एंथैल्पी की बात की जाए तो अगर जो हमारी क्या है डेल्टा एच की वैल्यू है, बेटा डेल्टा है, ये ए नहीं है, ये डेल्टा है प्यारे बच्चों, ये डेल्टा है, ठीक है, ये ए नहीं है, इसको डेल्टा कर लीजिएगा, ये जहां जहां पर ए लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसको डेल्टा कर लीजिएगा, मैंने पहले भी क्लासेस में इसको डेल्टा कराया था। अब देखिए डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि क्या एब्जॉर्ब हीट, यानी कि हमारा क्या ये एंडोथर्मिक है, ठीक है जी। वहीं पर ही डेल्टा एस यानी कि एंथैल्पी के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या है कि हमारा इंक्रीज हो रही है, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, यानी कि क्या, अगर जो डेल्टा एस बढ़ता है यानी कि एंथैल्पी अगर जो बढ़ती है तो हमारे जो डिसऑर्डर्स है किसके सिस्टम के अंदर जो खराबियां है मतलब वो बढ़ रही है। और अगर जो हमारा डेल्टा एस नेगेटिव है यानी कि कम है, नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, जो हमारे डिसऑर्डर है सिस्टम को, हमारे क्या हो रहा है बेटा जी, इसका मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, ठीक है। अब डेल्टा जी का मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी का मतलब। डेल्टा एच का मतलब क्या है बेटा जी, हमारा चेंज इन एंथैल्पी है। टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर है, और क्या है ए एस का मतलब क्या है, चेंज इन क्या डेल्टा एस का मतलब क्या है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हमारे किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे बेटा जी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आई रिपीट अगेन कि ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ सकता है। अब देखिए डेल्टा हमारा क्या है, डेल्टा जी। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इसको डेल्टा एच बोलूं या डेल्टा एस बोलूं, और ये हमारा डेल्टा एच होगा या फिर डेल्टा एस। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा कि एंथैल्पी को डेल्टा एच से बोलते हैं या डेल्टा एस से, और एंट्रोपी को डेल्टा एच बोलते हैं डेल्टा एस। फॉर्मूला हमारा गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी हमारा टेम्परेचर है, डेल्टा एच हमारा, डेल्टा एस अभी आपको बताना है, और डेल्टा जी हमारी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है जी। फटाक से बताइएगा जरा, देखते हैं कितने बच्चे क्लास में एक्टिव है। आगे मूव करते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में। रिडॉक्स पोटेंशियल भी मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट लिखवाया हुआ है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, अगर जो आप लोग देखोगे तो रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल जिसको हम लोग क्या है ई एच से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो कोल्ड क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, डिजाइन एज, हमारा क्या है कि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं हम रिडक्स पोटेंशियल को। तो अगर जो आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि भैया ने तो इंपोर्टेंट में रिडॉक्स पोटेंशियल बताया था, रिडक्शन वाला आ गया, है ना। एंथैल्पी डेल्टा एच, ललित जी ने बोला है एंथैल्पी डेल्टा एच है, एंथैल्पी डेल्टा एच, एंट्रोपी डेल्टा एच, वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारा क्या है, ये डेल्टा एच होगा, ये डेल्टा एच होगा, और ये डेल्टा एस होगा। अब जरा बताइएगा, मुझे कंफर्म करिएगा क्योंकि मैं भूल गया हूं भैया, हम भूल जाते हैं, भुलक्कड़ इंसान है। जरा बताइएगा कि क्या हमने ये सही लिखा है क्या, जरा बताइएगा जी जरा, हमने सही लिखा है क्या, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इट इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल स्पीसीज टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर बाय गेट रिड्यूस, दिस इट इज एन इंटेंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अगर हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल के फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा ये है, E इक्वल्स टू ई नोट प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाय एन लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि भाई रिडॉक्स पोटेंशियल है, रिडॉक्स मतलब क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की तो बात होगी ही। आ रही है बात समझ में, कभी बोलोगे ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहां से है, भैया रिडॉक्स पोटेंशियल है। देखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में भी डिफाइन, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में भी डिफाइन एज द क्वांटिटेटिव एक्सपेंसिव ऑफ द टेंडेंसी दैट इज कंपाउंड हैव टू गिव और क्या है, रिसीव इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगर जो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया इसको लिखना कितना है ना, भैया ये भी तो बताइए, आप इतना बड़ा लिख देंगे तो टाइम जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कितना लिखे। देखिएगा जरा आप लोग यहां से लेकर के
और यहां तक डेफिनेशन, ये नहीं लिखने की जरूरत है कुछ भी, इक्वेशन आपको लिखनी है बस, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है अगर जो 2 नंबर में आता है। अरे भैया हमने सही लिखा है नहीं लिखा है, हार्ट वाले मुझे भेज करके कंफर्म तो कर ही दो भैया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोएनर्जेटिक रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो हमारे क्या है, एक्सोजेनिक रिएक्शन के बारे में बात होगी। एक्सोजेनिक रिएक्शन में जहां पर हम लोगों ने एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, है ना, दोनों रिएक्शन के बारे में बात करी। ठीक है जी, एक्सोजेनिक रिएक्शन के बारे में बात की है तो हमारा क्या होता है, एक्सोजेनिक इंपल्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी क्या है कंपोनेंट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, रेडॉक्स पोटेंशियल से 7 नंबर को क्वेश्चन अगर जो आ जाता है आपका, अगर जो आप बोलना चाह रहे हो कि 7 नंबर में कितना लिखेंगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में लिखिएगा आप। ठीक है, और रेडॉक्स पोटेंशियल के बाद में आप लोग क्या है उसके अंदर ही आप ये टाइप्स ऑफ बायो एनर्जेटिक रिएक्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अब देखिए एक्सोजेनिक रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो हमारा एक्सोजेनिक रिएक्शन में क्या था बेटा जी, एक्सोजेनिक रिएक्शन में क्या था देखिएगा आप लोग, डेल्टा जी हमारा क्या था, नेगेटिव था। भाई जब डेल्टा जी नेगेटिव था एक्सोजेनिक रिएक्शन हो रही थी ना, यस और नो। और जब एंडोजेनिक वाली बात थी, एंडोजेनिक वाली बात थी तो क्या थी हमारे, डेल्टा जी क्या था हमारा, पॉजिटिव था। यही कंडीशन थी ना भाई, आप लोग देख सकते हो, चाहे आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, चाहिए ये रहा। पॉजिटिव है तो हमारा क्या है, एंडोजेनिक है, नेगेटिव है तो हमारा एक्सोजेनिक है। यही कंडीशन थी ना भाई, और यही हमने आपको बताई है। ठीक है जी, यही हमने आपको एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक में बताई है। दो दो नंबर में आता है तो उनको पूरा को ही लिख दीजिएगा। आगे बात करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के बारे में। तो एनर्जी रिच कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो क्या कि भैया ऐसा कंपाउंड जो एनर्जिकली क्या है भैया, अमीर हो, है ना, खूब पैसा है हमारे पास में। ठीक है, तो एन एनर्जी रिच कंपाउंड इज अ कंपाउंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हिच हैज अ हायर नेगेटिव बायोमोलिक्यूल स्टैंड फ्री एनर्जी चार्ज, है ना। भाई क्या है कि सीधी सी बात है कि भाई जो उसके पास में क्या है कि ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, तो तब जब उसको तोड़ेंगे तो वहां से हमें एनर्जी मिलेगी फ्री वाली, रखे हुए अपने पास में। अब जैसे भाई क्या है कि अंबानी जी के बैंक अकाउंट में क्या है, अंबानी जी के मान लीजिए गाड़ी में क्या है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए भरे हुए, और वो क्या है, गाड़ी का क्या है, पंचर हो जाए और पीछे से गेट खुल जाए, क्या होगा भाई, उनके पास में वो रखे हुए हैं, उनको जरूरत थोड़ी ना है। अब जैसे कि ये बोला जा रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए, क्या हो गया तो भाई उसके 5,000 करोड़ रुपए उसके लिए 5,000 के बराबर, शायद 5 रुपए के बराबर। उसने 27-28 हजार करोड़ रुपए तो कमा भी ली, अगर जो उसने 5,000 करोड़ रुपए लगाए, 27-28 करोड़ रुपए तो उसने अपनी सब बेटे की शादी शादी के उसमें कमा ली, मतलब कि उसी टाइम पर कमा भी ली, है ना। तो ये चीजें होती। चलिए एनर्जी रिच कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी रिच कंपाउंड हम लोग वही बोल रहे थे कि हमारा क्या है कि ऐसा कंपाउंड जब जब उसको हम लोग हाइड्रोलाइज करें और तोड़े और उसमें से क्या हमारी फ्री एनर्जी की भरमार निकले, वही हमारे क्या होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे कि हमारा क्या जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा, स्पेशल एस्टर्स आ जाएगा, और हमारा क्या डेरिवेटिव्स ऑफ दी, हमारा क्या है, फोस्फोमिक एसिड हमारे आ जाएंगे। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है बताओ तो, बताओ। हाँ, क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड का हमारे जैसे एग्जांपल क्या लिया गया बेटा, जो हमारा एडीपी एटीपी जीडीपी जीटीपी है ना, हमारा क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारी की सारी चीज रहेंगी। स्पेशल एस्टर के बारे में बात करिए तो स्पेशल एस्टर इंक्लूड दी सर क्या है, सल्फर एस्टर, जैसे कि हमारा क्या है, एकाइल थायो एस्टर्स हमारा आ जाएंगे, एस्टर्स ऑफ एनोल्स हमारे आ जाएंगे। वहीं पर हमारे डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हमारा क्या है, जर्नल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के बारे में बात हुई है। एटीपी आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा, इंपोर्टेंट हमने लिखवाया हुआ है। और एटीपी का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये रहा, फुल फॉर्म ये रही, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक चीज याद रखिएगा, एटीपी की जब फुल फॉर्म लिखो तो ये स्पेलिंग भूल करके भी गलत मत लिखना, अभी बता देता हूं, और ये स्ट्रक्चर भी जरूर से जरूर बना करके आना। बस इतना ही आपको एटीपी के अंदर पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटी के बारे में बात हुई है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो, इसको स्किप कर देना, स्किप छोड़ देना, इसको मत लिखना 2 नंबर। ठीक है, इतना ही लिख लेना बस, और ये आपका क्या है, पहली यूनिट का दी एंड है। ठीक है,
ये आप लोगों को क्या है बेटा जी, पहली यूनिट का दी एंड है। ओके जी, चलिए जी। तो आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिस जिसको ज्वाइन करना आज कर लीजिएगा, कूपन कोड आज ऑफ हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन।